नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के दो राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। दोनों राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से लड़ रही हैं और प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में घमासान मचा हुआ था, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी खींचतान जारी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन सी पार्टी मजबूती के साथ इस बार हरियाणा चुनाव में जनता के बीच उतरेगी। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं बीजेपी से राजन तिवारी जी, कांग्रेस से राज शर्मा जी, साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर वीके सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले राजन तिवारी जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा जीतने के लिए निकल चुकी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए तैयार बैठी है। तो क्या कहेंगे तिवारी जी? अपना फोन सही कर लें आप, और अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइए, जवाब दीजिए। आवाज आपकी आ रही है? देखिए क्या है कि केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं। आवाज आ रही है जी आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया, आप बोलिए। सुन पा रहे हैं क्या मेरे को आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ये कह रहा है कि देखिए मैं केजरीवाल को लेकर के कि जेल से जो है माफिया चला करते हैं, जेल से सरगना बैठे फिरौती वसूला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। अब वो सोच रहे हैं कि मैं जेल में बैठा हुआ चुनाव जीत जाऊंगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में वो जी रहे हैं और उनको समझ में आ जाएगा कि भैया दिल्ली में जो हाल हुआ है वही हाल उनका जम्मू और कश्मीर में होगा और वही हाल उनका हरियाणा में भी होगा। जी राज शर्मा जी, आपने सुना केजरीवाल जी के लिए कह रहे हैं कि वो तो जेल में बैठे हैं और उनका हाल बुरा होगा हरियाणा के अंदर। अब ये कुछ भी कह सकते हैं, क्या दिल बहलाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं तिवारी जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हम लोगों को, चाहे हम किसी भी पार्टी के लोग हों और जो मुख्यमंत्री पद पे रहा हो और उप मुख्यमंत्री रहे हो, इन लोगों के लिए जो भी संबोधन करना चाहिए वो हमें अच्छा तरीके से करना चाहिए, जो शोभा है। क्योंकि आपके चैनल को लाखों लोग देखेंगे, उसमें गलत संदेश नहीं जाना आता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से एक बात जरूर कहूंगा कि आप इस बात को, आप भी मुतमईन है बेसिकली, लेकिन मैं मानता हूं कि तिवारी जी आप लोगों को थोड़ा पार्टी को डिफेंड करने के लिए कहा जाता है, तो मैं ये मानना चाहता हूं। लेकिन आप पार्टी को डिफेंड करते करते देश का बहुत बेड़ा गर्क हो चुका है और देशों का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अब मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि अब आप जैसे जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप लोग कुछ थोड़ा अगर सच बोलने लगोगे तो मुझे लगा जीवन में जब कभी हमारा अंत होगा, आप मेरा अंत, अगर आज से 70 साल 100 साल बाद जीवित कोई जिंदगी भर तो रहेंगे नहीं, तो हम एक जवाब दे सकेंगे। जब बुजुर्गों को, जब हमसे बच्चे पूछा करेंगे तो बच्चे कहेंगे दादा नाना आप जब देश बर्बाद हो रहा था तो क्या कर रहे थे, तो कम से कम आप ये तो कहोगे कि मैं पार्टी में रहकर भी पार्टी की गलत बातों को समर्थन कभी नहीं दे रहा था। जैसे कि मैं तैयार हूं कि अपने पोते या पोती, दोता दोती को कह पाऊंगा कि जब देश भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही थी, मैं सड़क में तो संघर्ष करता ही करता था, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली टीवी पे भी संघर्ष करता था इस देश को बचाने में। जो 2014 तक हमारे पूर्वज लाए थे उसको आगे बढ़ाने में तेरे दादा या तेरे नाना का भी योगदान रहा। तो इसलिए आप सच बोलेंगे और मैं निवेदन करूंगा, किसी भी नेताजी का नाम लेके, बड़े नेता हैं, कल को पता नहीं क्या हो जाए, है ना। तो ये ठीक है राज शर्मा जी, लेकिन कांग्रेस की राह भी तो आसान नजर नहीं आ रही। हालांकि विनेश फोगाट आपके साथ जुड़ गई है, बजरंग पुनिया आपके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी खिसकती नजर आ रही है ना। मैं बेबाक तरीके से कहूंगा, आंख से आंख मिलाकर कहूंगा, झूठ बोलना मेरी आदत में शुमार नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, बीजेपी का नहीं हूं। इलेक्शन में किसी की भी रास्ते आसान नहीं होते,
मैं ये कहता हूँ आसान नहीं है जीत, इतनी आसान कोई नहीं होती। देखिए सच बात कहना सीखिए, बात सुना करो ना। अभी ये बहस का मुद्दा कोई है तिवारी जी, अगर हम हर बार हम भी बच्चे बन जाते हैं लेकिन रोज रोज बनेंगे तो बच्चे नाबालिग कहलाने लगेंगे। अगर तिवारी जी सुनो, अगर रोज हम ऐसे चिल्लाएंगे तो लोग हमें नाबालिग कह देंगे। मैं फिर तिवारी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बालिग व्यक्ति हूं क्योंकि मैं 2014 से पहले पैदा हुआ और 2014 से पैदा होने के समय मैं गौरवान्वित फील करता था। मुझे नहीं पता शकल से, और आप वैसे तो बड़े दिख ही रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप लोग क्या 14 के बाद के हो या पहले के हो, ये भी सोचने का विषय है। अगर 14 के बाद के हो तो मैं आप नाबालिग हो, अगर 14 से पहले पैदा होना, जहां मैं कह रहा हूं वहीं समझिएगा, पैदा होना अगर आप गौरवान्वित समझते हो तब तो आप बालिग हो। पुलिसिंग कर रहे थे, अभी ये अपशब्दों के ऊपर आ गए कि मैं 14 से पहले हूँ, 14 से बाद हूँ। आप फिर आप बोले, एक मिनट, जो सोचने का विषय है, आप अपनी उम्र में, मैं भी अपनी उम्र में हूँ, आप अपनी उम्र में, मैं भी अपनी उम्र में हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके नेताजी ने मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये उनका एक बयान है कि 2014 से पहले इस देश में पैदा होना पाप था। अगर मैं आज आपसे भी सवाल पूछता हूँ, मैं तो नहीं समझता अपने आप को पापी। राहुल गांधी को स्वीकार करना पाप है, उससे बड़ा पाप हो नहीं सकता, अधर्म हो नहीं सकता। जो लोग राहुल गांधी को नेता स्वीकार कर रहे हैं, इससे बड़ा अधर्म नहीं हो सकता। आप तिवारी जी हो, आप कौन सा धर्म अपनाते हो बोलिए? एक पंडित हो, ब्राह्मण हो, एक मंत्र बोल के दिखाइए। चलिए आज ओपन चैलेंज है पंडित का ही। पंडित जी से बात करेंगे। आप झूठे सनातनी हो, आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। आप बोलिए, हनुमान जी का बीज मंत्र बोल दीजिए, चलिए बोलिए। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा तिवारी जी, नहीं चलेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देश को बढ़ाने के लिए कॉलेज खोलने पड़ेंगे, स्वास्थ्य सुविधा देनी पड़ेगी। ये एक दूसरे की पार्टियों के नेताओं को गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैं कितना भी बुरा हो जाऊं, प्रधानमंत्री जी को ऐसा अपशब्द नहीं कहूंगा। आप कैसे क्या समझोगे? पहले हमें अपनी हैसियत बनानी है, हमारी और आपकी हैसियत नहीं कि हम राहुल गांधी जी के बारे में बोले। क्या बोलोगे आप? वही बोल देते हो जो डायरी मिल जाती है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? जो लाल पीली नीली डायरी ले आते हो उसी को बोलते रहते हो। आप नेताजी, जैसे मैं प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा आपके नेता मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री, आप लोग क्या बदतमीजी चला रही? ये बदतमीजी चलेगी? 2014 से आप लोगों ने गुंडागर्दी कर ली, एक दूसरी पार्टी के नेताओं को बदतमीज से बोलते हो। देश को चलाओगे ऐसे? जब मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे उनको, अभी तो मिलेंगे नहीं वो। लेकिन मुझे अफसोस होता है इस बात का। अरे आप मेरे भाई तिवारी जी, आपकी गिनती, आप फिर पार्टी में आपकी कहीं गिनती नहीं है। बात को समझो। राहुल गांधी देखो, एक और बात, आप लोग शत्रुमुर्ग ना बने। अरे सर शांति रखिए, रुकिए शांति रखिए। वीके सिंह के पास चलते। वीके सिंह जी, सबसे पहले तो मैं एएनएन के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। क्या कहेंगे? मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं एएनएन के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, फिर नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, देखिए, बीइंग एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जहां मैं देख पा रहा हूँ, ये जो है आधारहीन एक बहस छिड़ गई। मुद्दा जो है विकास पर आधारित होना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने पर होना था। बहस तो ये होनी चाहिए थी। अभी जो है हमारे बीजेपी के नेता ने, शर्मा जी ने कहा कि केजरीवाल तो जेल में बैठे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जेल जाने से किसी व्यक्ति का चरित्र हनन नहीं हो जाता है। जेल हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे।
और जेल से ही उन्होंने आजादी की लड़ाई जेल में रह करके भी लड़ी थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी जेल गई थी। तो जेल जाने से किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ना जेल जाने से कोई हर व्यक्ति, जेल जाने वाला हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की अगर बात करें तो वो एक नेता प्रतिपक्ष है, और नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री के पद के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों के नेताओं को एक दूसरे पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही नेता सत्ता पक्ष, ना ही विपक्ष। मंत्री को ना नेता प्रतिपक्ष के प्रति जो है अपमानजनक बातें न करें, बात अलग है। अब बात करते हैं चुनाव की। हरियाणा में या कश्मीर में अगर हम चुनाव की बात करें तो जी विपिन जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। अगर हम वीके सिंह सवाल है मेरा, वीके सिंह एक सवाल है मेरा कि हरियाणा के अंदर किसान मजबूत स्थिति में है और किसान सबसे बड़ा वोटर है, और किसानों की नाराजगी जग जाहिर है, सत्ता पक्ष किसानों की नाराजगी जग जाहिर है। आने वाले चुनाव में किसान कोई वोट पहुंचा सकते हैं? आपसे जवाब चाहिए वीके सिंह जी। कल भी विपिन जी, आवाज बहुत खराब हो रही है, आवाज बिल्कुल बात किसानों की बात कल भी कोट करना चाह रहा था, आज भी कोट करना चाह रहा हूँ। किसानों का आंदोलन वो जो है राजनीति से प्रेरित था, और जहां तक एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की बात अगर हम करें, किसान बिल की बात करें, तो मुझे लगता है किसान बिल को अच्छे तरीके से समझाने की जरूरत थी। और अगर हम किसी संगठन की बात करें, किसान यूनियन के संगठन की, मैं राकेश टिकैत साहब की बात करता हूँ। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसान वो है जो धरातल पर खेत में काम करता है, ना कि जमीन जो जिसमें 500 या 500 एकड़ जमीन बना रखी है, वो जमींदार तो हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, किसान नहीं हो सकता। जो आंदोलन था, आंदोलन जो है जमींदारों का आंदोलन था एक तरह से, किया गया। किसान आंदोलन किसान है वो कहीं पर भी अपने में नहीं। और अगर आप आज की बात करते हैं कि किसान हमारे देश में, सर मेरी बात पूरी हो जाती है। अगर किसान दुखी है तो किसान हमारे देश में 1945 से आजादी पहले से, आजादी के बाद और आजादी से किसान दुखी है, लेकिन किसान दुखी है देश की जो हमारी व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था, उससे दुखी। वो किसान को मायने में तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर सही समय पर नहीं मिल पाता है। किसान कुछ बात से दुखी। आप क्या करते हैं? वीके सिंह रुकिए, आप वीके सिंह रुकिए, आप राज शर्मा जी के पास चलते हैं। राज शर्मा जी के पास आप धैर्य रखिए। वीके सिंह आप धैर्य रखिए, राज शर्मा जी के पास चलते हैं। राज शर्मा जी, वीके सिंह का कहना है कि किसान राजनीति से प्रेरित है। नहीं, मैं थोड़ा एक बार और रिपीट कर देंगे प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए, क्या थोड़ी इनकी वीके सिंह का कहना है कि किसान राजनीति से प्रेरित है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। अभी आप कह रहे थे कि किसान परेशान है, तो परेशान तो है ही ना। देखिए भारत में, भारत में जब से 1947 से आजाद हुआ, कभी किसानों को ऐसे रोका नहीं गया।
मुझे याद नहीं आ रहा प्रधानमंत्री से हमारी यूपी की गवर्नमेंट थी शायद, मैं थोड़ा कंफ्यूज ना हूं, तो मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बुला लिया। देखिए मुझे मेरी बात सुनिए ना, मुझे आपसे बात करने में डर किस बात का, और आपको मुझे अपने चैनल रूम में बुलाने से डर किस बात का? एक अगर हमारे बीच में डर खत्म हो जाए, जैसे कि मैं मानता हूं मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन घमंड से कहता हूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर मैं आज अभी अमेरिका जाऊं, बुरनेई में रह रहा होता, मैं भी प्रधानमंत्री जी को देखने जाता था। मेरे यहाँ दौरा हुआ था, मेरे घर से 250 मीटर पे निकले थे रोड से, मैं उन्हें देखने गया था। देखिए बहस कमजोरियां ये एक अलग चीज है। अभी जैसे वीके भाई कह रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे, भाई किसानों को क्या मिल रहा है, आप किसानों से बात करिए, क्यों नहीं बात करेंगे? और एक और बात मुझे बहुत बुरी लगी, अगर वो फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद या एमएलए के पिताजी को या पूर्व सांसद को उनके बारे में बेतुकी बातें कहने का अधिकार नहीं देना चाहिए। वीके भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। आज बहुत दिनों बाद मुझे कोई राजनीतिक विश्लेषक जो थे वो बायस होते नहीं दिखे, इन्होंने बात कही। और विपिन भाई मुझे इस बात पे कहने पे कभी गुरेज नहीं दे, कमियां हर पार्टी में हो सकती है, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री। अगर कंट्री जहां पे कंट्री को दिक्कत पैदा हो रही है, मेरे देश को दिक्कत हो रही हो, वहां मुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होता है। यही मेरी दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये प्रवक्ता जो बैठते हैं, ये डायरी ले लेते हैं सुबह, इन लोगों को व्हाट्सएप भेज दिया जाता है और ये अपनी कॉपियां निकाल लेते हैं 11 पन्नों की, उसी को अलटते पलटते हैं। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं, अभी आप हरियाणा के इलेक्शन की बात चल रही, मुझे तिवारी जी बता दे, राजन तिवारी जी बता दे, 5 काम खट्टर साहब ने क्या करे? खट्टर साहब को हटाना क्यों पड़ा? सैनी साहब को करनाल से ट्रांसफर, कुरुक्षेत्र की एक विधानसभा है वहां क्यों भेजना पड़ा? आखिर क्या बात है? इस बात का जवाब दीजिए। अभी वीके भाई मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप बायस नहीं हो, आप वाकई रियली विश्लेषक हो। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। एक तो शर्मा जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब इन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे रास्ते से निकले, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको जाकर के देखा। ये शायद ये अकेले ही ऐसे वाहिद नेता होंगे जो इस प्रकार की विचारधारा रखते होंगे। मैंने कांग्रेस के किसी नेता को इस प्रकार की बात करते ना सुना ना देखा। अब वो क्यों, मुझे पता नहीं किस कारण है, क्या उनकी दिक्कत है कि वो कहाँ फंसे हुए किस पार्टी में, उस पार्टी में रहना नहीं चाहिए। अगर उनके इस प्रकार के विचार है तो उनको तुरंत चेंज करके हमारे जैसे दल के साथ जुड़ जाना। तिवारी जी मेरे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं हो आप, मैंने कहा जो मेरी आत्मा कहती है। आप मुझे 5 काम गिनाओ ना, टाइम कम होता है। मैंने धैर्य रखा ना आपकी बात सुनने में, और तारीफ भी कर रहा हूं मैं आपकी अच्छी बात के ऊपर। अरे मेरी बात तो सुन लो। ठीक है, वो एक अलग चीज है, तारीफ नहीं, मैं तो रियल हूं ना। खट्टर साहब को जिता करके पार्लियामेंट में भेज दिया, और क्या आपको मैंडेट चाहिए? और जहां तक रहा इंटरनल में फैसला कि किसको प्रधानमंत्री, किसको सीएम बनाना है, किसको सीएम नहीं बनाना, ये हमारी पार्टी का नीति इंटरनल फैसला है। ये भारतीय पार्टी। फिर आप हमारी पार्टी के लिए क्यों बोलते हो? और एक और बात कहता हूं, परिवारवाद वहां चलाया कि नहीं चलाया? अभी बताता हूं, आपने 5 ऐसे टिकट दिए नहीं दिए जिनके पिताजी भी पार्टी में। 5 काम तो गिनवा लीजिए, 5 काम तो गिनवा लीजिए। देखिए हरियाणा जहां 5 साल 10 साल पूर्व जहां था, और उसके कई गुना आगे निकल गया। इसी कारण से 2 बारी सरकार में खट्टर साहब बना पाए, दिल्ली नहीं बना पाए। फैसले उन्होंने लिए। ऐसा बहुत रेयर हुआ कि एक सरकार के बाद दोबारा सरकार रिपीट हो गई, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप ये कहें कि भैया सरकार ने कुछ किया नहीं। पब्लिक कोई मूर्ख नहीं है, वोटर है, वो जानते हैं किसको वोट देना है। और तीसरी बार फिर आप आम आदमी पार्टी को क्यों कहते हो? दिल्ली में रिपीट हुई वो, फिर आप क्यों कहते हो काम नहीं किया? और ये आपके गठबंधन जो हो नहीं रहे ना, उसके अंदर उनको अगर शायद गठबंधन होता तो शायद आपको उम्मीद रखती। फिर आप हमारे लिए क्यों बोले? ये हमारा इंटरनल मामला है, आप हमारे लिए क्यों बोले? When we are not talking about your internal issues, then why you are talking about us? या ना हो, चाहे ना जाए, फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे मुझे 5 काम गिनाओ। तिवारी जी, मैं
एक बार बताऊं, मैं थक गया आप जैसे लोगों से। 5 काम बताओ हरियाणा के, बस बताओ, चैनल पे सब सुने, दुनिया जाने सच। ये देश, भारत देश सच्चाई को मांग रहा है आपसे, कहो। सर, आपकी पार्टी ने 67 उम्मीदवारों के टिकट जारी किए, कैंडिडेटों के नाम जारी किए, उसके बाद आपके 5 बड़े नेता इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए और बुरी स्थिति सामने नजर आई। क्या कहेंगे इस स्थिति को? तैयार हो गए तो इस्तीफा धो थोड़े ना गए। अगर किसी ने अपना रोष प्रकट किया, फिर मैं वही बता रहा हूँ, अभी फिर मैं शर्मा जी पकड़ लेंगे कि हमारा भाई 5 काम नहीं गिना, आप विश्लेषक हैं, आप पूछ ले, आपका ओहदा ज्यादा है हम दोनों से, आप 5 काम इनसे जरूर लेंगे बीके भाई। ठीक है, वीके सिंह क्या कहना चाह रहे थे? वीके सिंह, वीके सिंह अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसकी स्टेट के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर गवर्नर की परमिशन के विदाउट अरेस्ट, क्या जो है लीगल अरेस्ट है? एक मेरा सवाल ईडी ने किया या किसी, और शर्मा बीजेपी के अंदर टिकटों के बंटवारे के बाद, उसके बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कोई बात नहीं है, तो अंदरूनी बातें तो चलती रहती है। मतलब आप अब मैं यहाँ पे एक संशोधन, और दूसरा करे तो दंगल। नहीं, मैं इस पे एक संशोधन करता हूँ, कहने को चाहे मैं भी कह दूं कि ये मेरा इंटरनल मामला है, लेकिन याद रखिए विपिन भाई, पॉलिटिकल पार्टी का किसी का भी इंटरनल मामला नहीं गिना जाएगा। ये पब्लिकली, हम पार्टी है, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पब्लिक को पता होना है कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, पब्लिक को पता होना था। मैं दावे के संग कहता हूं कि जब 2014 से पहले जब लगातार 2 बार हमने यूपीए की सरकार चलाई थी, उसके बाद हो सकता है कुछ नीति मेरे देश के वोटर को पसंद नहीं आई, उन्होंने हमें बदल दिया, हमने स्वीकारा, लेकिन मैं मानता हूं 2014 का दिन बहुत अच्छा था। अगर ये सत्ता में नहीं आते, इन लोगों का काला चरित्र इस देश की जनता को नहीं दिखता। ये अच्छा हुआ मैं ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि 2014 से लेकर ये अब सरकार में आए, वरना इनका जो काला चरित्र है, वो चरित्र देश की जनता के सामने उजागर नहीं होता। अब उजागर होने लगा, ये हारने लगे, अब उजागर होने लगा, ये सटियाने लगे। और हरियाणा में आज विपिन भाई तारीख समय सनद रहे, हरियाणा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार 200% बनाएंगे। शर्मा जी, और बताऊं, इनकी सरकार कौन गिरा रहा है? पब्लिक प्लस इनके बीजेपी के गद्दार नेता जो पैसा कमाने में लगे रहे 10 साल। ठीक है, आप मैं सही बता रहा हूँ, हरियाणा में आप सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से आप क्यों लगाए बैठे हैं? देखो, एक और मेरी बात सुनिए, मैंने अभी एक बात कही ना, मैं जैसे आप बेबाक हैं, मैं भी बेबाक बात बोलता हूं। मैं अपनी आत्मा की पहले सुनता हूं, सब निपट जाएगा। जो हो रहा है वो बड़े नेता सक्षम है, हमारे जननायक देश में, सरकार में विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी सब निपटाने में सक्षम है। मैं गर्व करता हूं, अभी राजन जी कह रहे थे कि आप राहुल गांधी, अरे मैं गर्व करता हूं कि मेरा नेता जिसका नाम राहुल गांधी है, हम उनके फॉलोअर हैं। कम से कम मेरा नेता झूठ तो नहीं बोलता है, मेरे नेता जो बोलता है वो ही करता है। आपकी तरह नहीं है कि आपके नेता चीफ मिनिस्टर होते हुए आधार कार्ड का विरोध करते हैं, फिर जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आधार कार्ड को मान देते हैं।
जब चीफ मिनिस्टर होते हैं तो कहते हैं महंगाई का मान ही बोला, और जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो महंगाई को पीस के खा गए। आज भाई विपिन भाई 450 रुपए किलो धनिया होता है, जो सब्जी वाला धनिया इतना उठा के ऐसी दे देता था, आज 40 रुपए का दिया मुझे। राजन भाई क्या जाने, ये लोग तो, इनके पास तो ठेकेदार सब्जी पहुंचा देते होंगे, हमें तो लेनी पड़ रही है। आप बताइए, मतलब 40 रुपए का इतना धनिया जो सब्जी वाला ऐसे ही दे देता था। इसलिए झूठ नहीं बोलना तिवारी जी, झूठ बोलेगा कौवा नहीं काटेगा, कबर बिच्छू बनेंगे आप लोग कबर बिच्छू बनेंगे। करना ये कोई भिजवा देता है, ठीक नहीं है। शर्मा जी थोड़ा संयम रखें, भाषा को इस प्रकार से शब्दों का चयन कम करें। आप झूठ बोलोगे, अब कौवा तो नहीं काट पाएगा, क्योंकि आपने कौवे भी खत्म कर दिए, कौवा तो नहीं काट पाएगा। हाँ शर्मा जी प्लीज प्लीज, समझ नहीं आएगा, दर्शक नहीं समझ पाएंगे, प्लीज। जी तिवारी जी जी बताएं सर, बताएं नहीं, जवाब दीजिए आप शर्मा जी की बात का। शर्मा जी ने पूछा क्या है, मुझे समझ नहीं आया। शर्मा जी पूछ क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, वो तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। धनिया मेरे घर में ठेकेदार भेज देता है, ये 40 रुपए में धनिया लाते हैं, अजीब अजीब सीधे बातें कर रहे हैं बैठे। अरे ये अजीब बात है, आपको तो लगेगी अजीब, उससे पूछो ना जो 40 रुपए का धनिया ले रहा है इतना सा। अरे बीके भाई से पूछो ना जिनको धनिया पैसे से लेना पड़ रहा है। वाली बात होगी, जवाब ही नहीं दिया। नहीं देंगे विपिन भाई, ये नहीं देंगे, ये क्या देंगे, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं देंगे। दादाजी जब जिंदा थे वो दोनों में समान, कौन सी सदी में जी रहे हैं, कौन सी सदी में जी रहे हैं, चौनी ठन्नी के जमाने में जी रहे हैं। देश कहाँ का कहाँ पहुंच गया, ये वही अभी तक वही एक बिल्कुल मान गया, देश कहाँ का कहाँ पहुंच गया, बना के लाए 1947 से। भाई ये मानो उसके अंदर देश कभी सच्चाई तो निकल रही है मुंह से। अभी देश को प्रेजेंट में रहने दो, आप पूर्व में मत जाओ, भविष्य में जियो जी। तो 2014 के बाद जीते। आपने अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे करना है तो मैं बताता हूँ, उत्तर देता हूँ। शर्मा जी की तो बातों में मुझे लग नहीं रहा तथ्य, इन बातों में क्या उत्तर दिया जाए इनका। आपको क्या, आप देश की जनता को पता क्या प्रजा समझते हैं, नागरिक नहीं समझते। सवाल है मेरा, सीधा सवाल है, हरियाणा के अंदर किसानों की नाराजगी जग जाहिर है। किसान हरियाणा में मजबूत वोटर है और वो अभी आंदोलनरत है। तो बीजेपी जिन लोगों ने खड़ी कर सकते हैं वो लोग, हरियाणा के किसानों को लामबंद कर रखा है, वो आपके सामने है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। और हास्यप्रद इस बात की है कि जो सरकार खट्टर साहब से आने से पहले एग्रीकल्चर में डेफिसिट था, यानी कि एग्रीकल्चर में नीचे थी, खट्टर साहब के आने के बाद वो ऊपर चली गई और ग्रोथ स्टेट बन गई। उसके बाद भी अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं ये केवल कोरी राजनीति है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और इसलिए अगर पंजाब और हरियाणा के लोग मिलकर के देश के नाम को थोड़ा नीचे करना चाहते हैं और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इंक्लूडेड है, तो ये बहुत ही सोचने का विषय है कि देश को हम कहां ले जाना चाहते हैं। अगर वास्तव में ये छोटी राजनीति से प्रेरित है, किसानों के नाम पर राजनीति करना बंद कर दें, किसानों को भड़काना बंद कर दें, तो वास्तव में हमारा देश बहुत आगे निकलने वाला है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस भड़का रही है? तो आप क्या भड़का रही? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी पार्टी का, वो चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो नाम नहीं लिया किसी पार्टी का। किसानों को मुआवजा, ठीक है मैंने तो नाम नहीं लिया। आप भी नाम मत लेना, जवाब दीजिए। शर्मा जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि किसानों से बात करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास, जो सरकार में है। अरे मैं कह रहा इतने दिन आप बहुत बड़ी बात है तिवारी जी, अगर मेरे या आपके घर के आगे मेरा एम्प्लॉय, मेरे देश का मेरा बच्चा घर में हड़ताल करे और हम उससे बात भी ना करें, आपका काम था बात करना। आपको किसानों की हाय खा जाएगी, देख लो, मैं बता रहा हूं, मैं गया हूं जगह, मैं उस आंदोलन में गया हूं,
ये भड़का, कोई किसी को नहीं भड़काता है, आप कोई नहीं भड़काता किसी को। आप लोगों को तो ये भी हाई लगती है कि मेरे देश का किसान 20 लाख के ट्रैक्टर से क्यों चलता है। आप लोग तो किसान को गरीब बनाने की कोशिश में लगे हो। आप जो साजिशन देश के उन किसानों को जो बड़े एक समृद्धि में रहते हैं, उनको आप 2 रोटी के लिए भी मतलब ऐसा कर दोगे कि 2 रोटी भी नसीब ना हो। और मैं आज बता रहा हूं तिवारी जी, याद रखिए हरियाणा में आपका सफाया हो जाएगा। आपने जो किसान, दुनिया में कोई भी 2 लोगों से हाई नहीं लेता है, किसान और जवान से। किसान धरती को पार कर अनाज उड़ाता है और फौजी एक बॉर्डर पे रह के हमको बचाता है। लेकिन आप लोगों ने फौजियों को भी छला, कितना छला देख लो आप। इजाजत नहीं दे रहा है सर, प्रोग्राम हमें खत्म करना पड़ेगा और आने वाले वक्त में जनता जनार्दन ये फैसला देगी कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।